नमस्कार। नई ऊर्जा, नई उमंग, नए विश्वास को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी को लेकर। कार्यक्रम के इस एपिसोड के साथ मैं हूं वृंदा प्रधान अजमेरा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। दर्शकों, हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर आपसे बातचीत कर सकें, विभिन्न जानकारियों को आप तक पहुंचा सकें। तो आज फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए एक नंबर भी आपके उपयोग के लिए है। जल्दी से नंबर नोट कर ले ताकि जल्दी से जल्दी आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सके। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा हमारे नंबर्स को। हमारा नंबर है 0755-266-0049। साथ ही एक निःशुल्क नंबर, टोल फ्री नंबर भी आपकी सुविधा के लिए हमने उपलब्ध कराया है। जल्दी से उस नंबर को भी आप नोट डाउन कर लें, 1800-233-0040। इन दोनों नंबर का उपयोग करके आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जरूर जुड़िए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में आज एक बहुत अनोखा विषय लेकर हम आपके पास में उपस्थित हैं, आपके साथ उपस्थित हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे दो बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं जो आज अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में है भानु प्रकाश शर्मा जी, आप सहायक आपूर्ति अधिकारी हैं भोपाल से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। साथ ही हमारे एक और बहुत खास मेहमान हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम आपका परिचय करा दें अपने उन मेहमान से। श्री अजित कुमार जैन, आप उप प्रबंधक हैं एनएचडीसी में। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है आपने हमारे नंबर्स को नोट कर लिया होगा और आपके लिए हमारे ये नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इन नंबर्स को देखें, जुड़ें, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। अधिक से अधिक जानकारी आप तक हम पहुंचा सके विभिन्न विषयों से संबंधित, और आप भी इन जानकारियों का लाभ ले सकें। दर्शकों, प्रधानमंत्री जी किसानों को भी एक नई सौगात दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को नई सौगात दे रहे हैं। जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर किसान कल्याण मंत्री भी इस कार्यक्रम में हैं। पीएम किसान सम्मान में पीएम मोदी आज उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों के लिए नई नई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये संकल्प होता है, कोशिश होता है कि हर समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति तक शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं को पहुंचा सकें। आपके कल्याण के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं रहें और उनका लाभ आप ले सकें। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री जी एक बार फिर किसानों को नई सौगात दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो नए नए स्टार्टअप्स के जो हमारे स्टार्टअप्स यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी एंटरप्रेन्योर से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह के स्टार्टअप्स को वो शुरू करने जा रहे हैं और कैसे आप सबको उसका लाभ मिल सकेगा। दूरदर्शन मध्य प्रदेश का बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी देख रहे हैं आप। ये कार्यक्रम 12 बजे से 1 बजे तक सजीव प्रसारित किया जाता है। और हाँ, इस कार्यक्रम की विशेषता सिर्फ यही है कि इस कार्यक्रम में डायरेक्ट आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि लगातार नंबर्स हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए हम बातचीत कर लें। हमारे जो नए मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे साथ है भानु प्रकाश शर्मा जी, आप सहायक आपूर्ति अधिकारी हैं। जी हाँ जी। सर, जानना चाहेंगे हम आपसे सर्वप्रथम कि सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि आज गरीबी उन्मूलन दिवस है जी। गरीबी उन्मूलन दिवस, क्या जरूरत है इस दिवस को मनाने की? सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। गरीबी उन्मूलन दिवस के लिए हमारी मूल अवधारणा हमारे समाज में वंचित अंतिम पंक्ति के लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराना, समाज में जागृति पैदा करना कि उनके अधिकार क्या हैं। इस दिवस के माध्यम से हम पुनः यह संदेश वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, हमारी राज्य केंद्र सरकार उनके हित में क्या कर रही है
और उसका उचित उपभोग हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनमें जागृति पैदा करना चाहते हैं। भानु जी, हम इतना एडवांस हो चुके हैं, आधुनिकता के इस दौर में हम जा पहुंच चुके हैं जहां हर चीज आधुनिक हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए आविष्कार हो चुके हैं। उसके बाद भी गरीबी की बात हम कर रहे हैं। गरीबी अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है। शासन प्रशासन में तमाम सारी योजनाएं हम सबके लिए बनाई हुई हैं, उसके बाद भी आज गरीबी पर बात करना क्यों जरूरी है, विषय पर लौटेंगे। उसके पहले हम चलते हैं, अजित जैन साहब हमारे साथ में हैं। आप ऊर्जा संरक्षण से संबंधित एक चित्रकला आयोजित होती है, चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन होता है, क्या जरूरत है? सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ऊर्जा संरक्षण की बात करने की क्या जरूरत है, फिर हम चित्रकला पे आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक विकसित भारत की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश तभी विकसित हो सकता है जब ऊर्जा संरक्षण जैसे छोटे से छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखें और उसकी जागरूकता के लिए अभी से विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं। हम मूल रूप से, मैं जिस कंपनी से आता हूं, जल विद्युत, प्रदेश की जल विद्युत कंपनी है। प्रदेश के अंदर 1520 मेगावाट की 2 परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। बावजूद इसके हम ऊर्जा संरक्षण के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी बहुत बेबाकी से पूरे प्रदेश में ऊर्जा की संरक्षता के लिए बच्चों में ये जागरूकता फैले, इसके लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन करते हैं। यह कार्यक्रम मूल रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार का है, जो कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। मध्य प्रदेश में ये आयोजन की नोडल एजेंसी के रूप में NHDC को चुना गया है और मैं NHDC की तरफ से नोडल ऑफिसर चित्रकला प्रतियोगिता के लिए नियुक्त हूँ। मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये निवेदन है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए आपके मन में जो भी कल्पना शक्ति है, आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टूडेंट की जो कल्पना शक्ति है उसको कागज़ पर उकेर कर न केवल ऊर्जा संरक्षण के एक बहुत ही अच्छे दूत बन सकते हैं, बल्कि आप 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए तक की प्राइज जीतने के हकदार भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अनूठा प्रयास है ये। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और प्रोत्साहन से ही इनोवेशन संभव है। जब तक हम बच्चों को, बड़ों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो क्रिएटिविटी, इनोवेशन हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छा प्रयास है। बातों के दौर को आगे जारी रखेंगे, जानेंगे कि कितनी राशि और किस किस कैटेगरी में आपने डिवाइड किया है चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को। उसके पहले हम चलेंगे, हमारे साथ में भानु शर्मा जी हैं। जी सर, गरीबी उन्मूलन की चूंकि हम बात कर रहे हैं जी, आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं जी। भारत आज हर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चिकित्सा की, ज्ञान की, विज्ञान की यदि हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले कोविड का वैक्सीन बनाया था और भी तमाम सारी बातें यदि हम करते हैं। आज भारत की महिलाओं को भी देख लें, कितना बढ़ चढ़कर भारत की माननीय राष्ट्रपति के पद को भी भारत की महिला सुशोभित कर रही है। तो आज भारत दौड़ लगा रहा है जी, प्रगति की जो ये चल रही है उसमें दौड़ लगा रहा है भारत। पर उसके बाद भी अभी भी हम गरीबी पर बात कर रहे हैं। क्या वजह है गरीबी पर बात करने की? क्या अभी भी गरीबी पर बात करना जरूरी है? देखिए, गरीबी एक सापेक्षिक शब्द है जी। संसाधनों की उपलब्धता और बंटवारे में अंतर से हम गरीबी को परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम 1947 के दशक की बात करें जी, तो उस वक्त गरीबी का आशय था कि हमें खाने के लिए अनाज भर प्राप्त हो जाए, उसके लिए लोग मोहताज थे, बिल्कुल, उसके लिए लोग परेशान थे। आज 75वें वर्ष में आते आते हम गरीबी की परिभाषा को थोड़ा परिवर्तित स्वरूप में देखेंगे। आज हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल, हमारे लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। जो स्वास्थ्य सामान्य, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को मिल रहा है स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो सुविधाएं गरीब को मिल सके, इसलिए हम गरीबी के सब पर बात कर रहे हैं। उन सुविधाओं को सरकार विचार करती है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करती है, उन सुविधाओं को हम एलोबरेट करके गरीबों तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए गरीबी सब पर बात कर रहे हैं जी। गरीबी का अर्थ संकीर्ण रूप से न लिया जाए कि विपन्न। गरीबी का अर्थ ये है कि हमें जीवन यापन के लिए जो मौलिक सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं में किसी भी सुविधा से हम अगर वंचित हैं या उस स्तर की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो हम गरीबी या कहेंगे विपन्न
श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इस पर बात करना मौजूद समझते हैं आज। यानी भानु जी, जैसे कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हुआ करती थी, अब स्वास्थ्य और शिक्षा को भी उस कैटेगरी में हम शामिल कर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जो आवश्यक मतलब जो चीजें हैं वो भी हमारे लोगों को मिल सके, उसको भी हम चाह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं, उसको भी जीवन स्तर सुधारने के लिए। हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, महेंद्र पटेल। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ दमोह से। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इतनी सरकारें आई और इतने कारगर गरीबी उन्मूलन में हुए, और जैसे कि अभी वर्तमान में कोविड के दौरान ये मुफ्त राशन बंट रहा है, तो उतना कारगर अभी गांव में गरीबी उन्मूलन कार्य नहीं हुआ है, और कब तक होगा कि जो कि भारत एक गरीबी मुक्त देश बन जाए। राजनीतिक पार्टियां आती अपना अपना लाभ उठाती और चली जाती हैं, जनता वैसे की वैसे ही बनी रहती है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। नमस्कार जी। आपसे प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। भारत सरकार और हमारी मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए भरपूर प्रयासरत है कि गरीब को उसके अधिकार वहाँ तक पहुँचाई जा सकें। किसी भी व्यवस्था में केवल प्रशासन सुविधाओं को इंश्योर कर सके, इसमें प्रायः कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी प्रदर्शित होती रही है। तो अब हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि कंज्यूमर खुद अपने आप को जाकर देख सके कि उसके क्या अधिकार हैं, हमें मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा गरीबों के मुफ्त राशन वाली बात, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा है। उसमें एक एम राशन मित्र ऐप है जिस पे कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी को डालकर उसके नाम से आए हुए राशन, उसके वितरण, कब निकाला गया, कितना निकाला गया, किस टाइम निकाला गया, यह जानकारी वह प्राप्त कर सकता है, ताकि पारदर्शिता रहे, पारदर्शिता बनी रहे। बिल्कुल। जहाँ तक यह प्रश्न है कि कब तक गरीबी का उन्मूलन होगा, यह मैंने पहले भी कहा कि यह पूर्णतः सापेक्षिक है जी। कल हो सकता है कि हम कार में जा रहे हों और कोई एरोप्लेन से जा रहा हो, तो सापेक्षिक रूप से कार हमें गरीबी के रूप में महसूस होगी। हमारा विकास निरंतर प्रक्रिया है, उस विकास की पंक्ति में जो पीछे है उसको हम उस संदर्भ में गरीबी मान सकते हैं। गरीबी का आशय ये नहीं कि हम भूखों मर रहे हैं तो गरीबी है। बिल्कुल जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने दी, और वाकई जो शासन प्रशासन के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका भरपूर हम सभी लाभ ले सकें और उन योजनाओं में पूर्णतः पारदर्शिता रहे, इसकी भी कोशिश शासन के द्वारा की जा रही है। अब जरूरत है जागरूक रहने की, उन योजनाओं का लाभ हमें स्वयं लेने की जरूरत है। अजय जैन साहब हमारे साथ में, सर हम जानना चाहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जो चित्रकला प्रतियोगिता आप कराते हैं उसका उद्देश्य हम जानना चाहेंगे। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इस चित्रकला प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई थी? मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जहाँ तक इस चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन का सवाल है, इसका उद्देश्य विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों में ऊर्जा संरक्षण के संस्कार डालने का है। वो ऊर्जा के संस्कार किस तरह से डाले जा सकते हैं, उनको पेंटिंग कराना। जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि पेंटिंग में आप अपने ऊर्जा संरक्षण के जो आपकी कल्पना शक्ति है उसको किस तरह से उकेर कर एक अच्छे पेंटर की भूमिका के साथ साथ आप ऊर्जा संरक्षक के एक दूत के रूप में कार्य कर सकते हैं। दूसरा, जो उनके साथ अभिभावक आते हैं, जो एक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उनमें भी बच्चे जब उनको ये कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें बेवजह लाइट नहीं जलानी चाहिए, एक छोटे से विषय है लेकिन उससे कितना बड़ा सिस्टम हम लोगों के लिए काम, जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत उत्पादन की एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना उद्यम करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर एक यूनिट बिजली अगर कोई बनाता है तो वो 2 यूनिट बिजली बनाने के बराबर उद्यम करता है। बिल्कुल। तो मैं तो इसका उद्देश्य यही है, लेकिन ये योजना, ये चित्रकला प्रतियोगिता 2005 से नियमित रूप से पूरे भारतवर्ष में चलाई जाती है
और 2020 में इसका आयोजन कोविड के कारण नहीं हो सका था, लेकिन 2021 में बदली हुई पद्धति के साथ इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में भी। माननीय गवर्नर साहब द्वारा जो हमारे जीते हुए मध्य प्रदेश के प्रतिभागी हैं उनको इसका इनाम भी मिला था जी। और मुझे खुशी है कि इसमें बढ़ चढ़कर हर वर्ष प्रदेश के लोग भाग लेते हैं। 2014-15 में हमें बेस्ट प्रतिभागिता का पुरस्कार भी BEE द्वारा दिया गया, जो एक प्रशासनीय और अनुकरणीय कदम है मध्य प्रदेश। आपसे और भी बहुत सारी बातें हैं और उन चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। हम जानेंगे बहुत सारी बातें आपसे कि चित्रकला का ये जो प्रतियोगिता इस वर्ष कब आयोजित की जाने वाली है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां करना चाहिए, स्कूल को किस तरह से आप संदेश भेजते हैं। उसके पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रोड्यूसर श्री SS रावत जी से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात सौंपी गई है, बहुत बड़ी सौगात दी गई है। MBBS फर्स्ट ईयर के का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो पूरा हिंदी में रहेगा। उससे कई तरह की बुक्स भी लॉन्च हुई हैं इस विषय से संबंधित, और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है, आइए एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी, और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? कार्यक्रम नमस्कार MP से जुड़े हुए हैं आप सभी। मैं हूं वृंदा आप सभी के साथ में, और आज हमारे साथ में हमारे दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भानु प्रकाश शर्मा जी, अजित जैन जी, और इन हमारे दो विशेष मेहमानों से आज हम दो विभिन्न विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कल एक बहुत बड़ी सौगात हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए सौंपी है। इस विशेष अवसर पर उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन भी दिया। आइए सुनते हैं माननीय मंत्री अमित शाह जी ने हमसे क्या कहा। कुछ समय बाद हम उनके उद्बोधन को आप तक पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे उनके उद्बोधन को आप तक पहुंचाने का। उसके पहले हम भानु प्रकाश जी की ओर चलते हैं। भानु प्रकाश जी, गरीबी उन्मूलन की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में यदि हम बात करते हैं गरीबी उन्मूलन की, तो इस हेतु जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यदि भूतकाल से हम उसकी तुलना करें, गुजरे हुए कल से तुलना करें, तो आज उसमें कहां तक हम सबल हुए हैं, सक्षम हुए हैं गरीबी को दूर मिटाने? भूतकाल से वर्तमान परिस्थितियों की तुलना करते हैं, पहले हम केवल राशन पहुंचाकर जी यह मानते थे गरीबों का हम कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल। आज वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार और राज्य सरकार न केवल गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचा रही है,
न केवल उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान कर रही है, बल्कि आयुष्मान योजना के तहत उनको बेहतर चिकित्सा निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हम मध्य प्रदेश में किसी भी शिशु के जन्म से पहले से लेकर और उच्च शिक्षा तक यथासंभव निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमारी कोई बहन गर्भवती होती है, हमारी आंगनबाड़ियों के माध्यम से उन्हें पोषण आहार दिया जाता है। जैसे ही वे किसी शिशु को जन्म देती हैं तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो लोकल लेवल पर हैं वो उनको मॉनिटर करती है सतत। अगर कोई कुपोषित बच्चा बीच में रोकना चाहूंगी आपको, तमाम सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और केंद्र शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं। मातृ वंदना योजना की बात करें, जननी सुरक्षा योजना की बात करें, महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा पोषण की यदि हम बात करते हैं तो तमाम सारी सुविधाएं, अब हम उसका लाभ कितना ले पा रहे हैं ये हम पर भी निर्भर करता है। यहाँ जरूरत है जागरूक होने की, सतर्क होने के लिए, और शासन प्रशासन द्वारा हमारे लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की, ताकि हम तक उन सारी चीजों का, सारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बातों के दौर को आगे भी जारी रखेंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कल के विशेष मौके पर एक उद्बोधन हम सभी को दिया गया था। आइए देखते हैं, सुनते हैं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमसे क्या कह रहे हैं। ऐसी नहीं चलेगी, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वर्षाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का
जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने हुए आप सब। हम आपको बता दें कि देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के उद्बोधन को भी हम सभी ने सुना कि माननीय अमित शाह जी क्या कह रहे थे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और आज विभिन्न विषयों पर हम बात कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन दिवस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए जो चित्रकला प्रतियोगिता होती है उससे संबंधित बातचीत भी हम कर रहे हैं। हमारे मेहमान जो हमारे साथ में आज यहाँ पर मौजूद हैं, अजय जैन साहब, उनसे भी बात कर रहे हैं। अजय जैन जी, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों की ओर से कि ये जो चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होता है ये कब किया जाता है? क्या उसके लिए कोई फिक्स डेट है? ये राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित होती है जी। पहले स्कूल लेवल पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर। स्कूल लेवल पर चित्रकला प्रतियोगिता के लिए वो स्कूल कभी भी अपनी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन 2 घंटे के लिए कभी भी कोई अपने सब्जेक्ट जो हमने बताए हैं उन पर आयोजित कर सकता है। और 31 तारीख से पहले, जो ये डेट पहले 25 अक्टूबर थी उसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दिया है। जी, यानी अभी विद्यार्थियों के पास में समय है, वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते जी हैं। जी 31 अक्टूबर तक विद्यार्थी नोट कर लें, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। जी जी जी। उससे पहले सभी स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन, जो भी पेंटिंग कंपटीशन आयोजित करेंगे वो अपना BEE-studentsaward.in की वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें और स्कूल्स में कराई हुई प्रतियोगिता की जो बेहतरीन 2 पेंटिंग्स हैं उनको अपलोड कर दें और वो यहाँ पर जब हमें मिल जाएंगी तो उसके आधार पर हम 12 तारीख को, पूरे भारत में तो यूँ 14 नवंबर को ये आयोजित की जाती है, लेकिन किसी कारणों से हमने ये 12 नवंबर को आयोजित कर रहे हैं। उसके लिए हमने भोपाल में उनको सबको बुलाया जाएगा जी। 12 नवंबर को रविंद्र भवन में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। यहाँ से जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड जीतेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार प्राप्त होंगे, उनको हम लेकर दिल्ली जाएंगे, जो 10 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की जाती है। यानी 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की। जी। उसके बाद में जो प्रथम चरण होगा वो होगा आपका 12 नवंबर को। दूसरा चरण 12 नवंबर को होगा। रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें जो चयनित प्रतिभागी रहेंगे वो आप दिल्ली तक जाएंगे। उनके लिए किस तरह के पुरस्कार का प्रावधान है? किस तरह से जूरी मेंबर्स का आप सिलेक्शन करते हैं? किस तरह से वो जूरी मेंबर्स की कमेटी का गठन होता है? इन तमाम सारी बातें आपसे करेंगे कुछ देर के पश्चात। हम आपको बता दें कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जितेंद्र शुक्ला जी। आप संचालक हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग में। डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कल एक ऐतिहासिक अवसर था मध्य प्रदेश के लिए, गौरव के क्षण थे हम सबके लिए, जब भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो, इस तरह के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? आप थोड़ी सी जानकारी आपके द्वारा। जी जी मैं बताता हूँ। तो यह देश एवं प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव में हिंदी माध्यम में जो ऐसे शिक्षित छात्र होते हैं जी, जिन्हें कई बार ये कठिनाई प्रस्तुत होती है कि वो अपने इंग्लिश भाषा में, जो कि पढ़ाई का एक माध्यम रहा है जी, उसमें अभिव्यक्ति करने में या फिर उनको ग्राह्य करने में किसी विचार को परेशानी हो सकती है। ऐसे छात्र जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं पूरी तरह से, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, वह मेडिकल के विचारों को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए प्रयास किया गया। एवं हमने हिंदी की जो प्रथम वर्ष की पुस्तकें हैं, जो विषय हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री है और फिजियोलॉजी है जी, और एनाटॉमी है, इन विषयों के जो अच्छी टेक्स्ट बुक हैं, हमने उनको जो एनएमसी से करिकुलम के अनुसार हैं और अच्छी टेक्स्ट बुक हैं, उनको हमने हिंदी में उसका रूपांतरण उपलब्ध कराया है बच्चों को। जी, तो अब मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। वाकई बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जो चिंता का विषय था वो अब खत्म हुआ और अब बच्चों को चिंतित और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी ही भाषा में, आपकी मातृभाषा में और सहज और सरल रूप से आप पढ़ सकेंगे, मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि यदि मध्य प्रदेश में हिंदी में पाठ्यक्रम लागू हो गया है और हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे, मध्य प्रदेश के जो मेडिकल स्टूडेंट है, दूसरे राज्यों में यदि सर्विस के लिए जाते हैं, यदि किसी दूसरे ऐसे
प्रदेश में जाते हैं जहां पर हिंदी जानने वाले लोग बहुत कम हैं या ना के बराबर हिंदी उपयोग में लाते हैं, जैसे उड़ीसा की हम बात करते हैं, बंगाल की यदि हम बात करते हैं, यदि वहां पर हिंदी में वो पढ़ के जाएंगे वो वहां पर, तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी सर? हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है सर। चूंकि यदि वर्निकुलर लैंग्वेज होती है, एक बोलचाल की भाषा होती है, जैसे सभी समझते हैं, जैसे अंग्रेजी की बात करें, हर राज्य के लोग समझते हैं, तो उसमें आसानी होती है। पर चूंकि हिंदी वाले स्टेट में ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो दूसरे राज्यों में जहां वो जाएंगे उन्हें परेशानी नहीं होगी। सर, जानना चाहेंगे आपसे। जी, उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जी, यह प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि छात्र लोग का माइग्रेशन तो हमेशा होता रहता है। वो पीजी स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं। यहाँ पे नीट पीजी में सिलेक्ट होने के बाद, चयन होने के पश्चात उनका दूसरे राज्यों में जाना अक्सर होता है, और कई लोग अपने सीनियर रेसिडेंसी इत्यादि भी दूसरे राज्यों से करते हैं जी। तो इसमें हमने हिंदी रूपांतरण किया है, उसमें हमने एक विशेष ध्यान रखा है जी कि जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्द हैं, जो किसी टेक्निकल चीज को समझाने वाले जो शब्द हैं, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, उनको हमने इंग्लिश में ही हिंदी रूपांतरित करके लिखा है। उनका हमने हिंदी में पूरी तरह से हिंदी में उसको अनुवाद नहीं करा, उनको देवनागरी लिपि में जिस भाषा में उसी भाषा में रखा। यह हमने ध्यान रखा है, जिससे उनको दूसरे राज्यों में जाने में वो इंग्लिश जो वर्ड्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स है, उसमें कोई परेशानी ना आए। जी, तो डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला जी, आप हमसे जुड़े, आप संचालक हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग में। बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी, बने रहिए अंत तक कार्यक्रम में हमारे साथ। इस कार्यक्रम का प्रसारण, सजीव प्रसारण 12 बजे से 1 बजे तक किया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट रात 8 बजे भी किया जाता है, तो आज रात में भी आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें। जी, हम बातचीत कर रहे थे सर आपसे, चर्चा के दौर को हम आगे बढ़ाएंगे। भानु शर्मा जी हमारे साथ में हैं। जी सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गरीबी उन्मूलन हेतु शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। जी। सिर्फ एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ प्रकाश आप उन योजनाओं के बारे में भी डालें। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी एस्पेक्ट पर हमने, तो भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है। सबसे पहले हम भोजन पर ही बात करें। जी। 2013 में भारत सरकार का एक अधिनियम आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके तहत हमने हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया। मतलब भोजन मिले, ये अधिकार उसका मतलब वैधानिक रूप से सुनिश्चित किया गया। उसके तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राही थे, उनको समाहित किया गया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे पास 40 ऐसी श्रेणियां हैं जिन श्रेणियों के लोग उसका लाभ ले सकते हैं। सामान्य अवधारणा ये है कि बीपीएल कार्ड पर ही मिलेगा, अंत्योदय कार्ड पर ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, काम वाली बाई भी हैं, कामगार मजदूर भी हैं, उसमें एड्स पीड़ित भी हैं, मनोविकृत भी हैं, विकलांग भी हैं। शासन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि अधिकतम कवरेज मिल सके, अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। आज हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को हम इसका लाभ दे रहे हैं। जी। अगर आबादी के संदर्भ में बात करें तो ये लगभग 5.25 करोड़ लोगों को हम इसका लाभ दे रहे हैं। अब प्रश्न ये होता है कि आंकड़ों में तो हम कह रहे हैं कि इतने लोगों को लाभ दे रहे हैं, अगला प्रश्न शायद आपका ये आएगा, क्या लाभ पहुँच रहा है। जी। तो मैं ये आपके माध्यम से सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पूरी व्यवस्था को आधार बेस्ड ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बिना बायोमेट्रिक के किसी का राशन नहीं निकाला जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और सबको, मतलब जिसको उसका लाभ चाहिए उसी को लाभ मिल सके। जी, तो चर्चा के दौर को आगे भी जारी रखेंगे। अजित जैन साहब तक हम लौटेंगे, बात करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप है हमारे पास में। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? पीवीएनएस ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार किया, ये देखते हैं। भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब
यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। उसकी सफलता से वे स्वयं भी। प्रसार भारती न्यूज सर्विस का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बात को हम तक पहुंचाया और वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी इस बात की तारीफ की है, बहुत प्रशंसा की है। निश्चित ही भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत का जो नेतृत्व है वो इतना सक्षम नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डिजिटल बैंकिंग से संबंधित एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी हमारे साथ में है, वीडियो क्लिप हमारे पास में है, तो डिजिटल बैंकिंग से संबंधित इस वीडियो क्लिप को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये छोटा सा वीडियो क्लिप। का लोकार्पण करें, वह हमें अनुग्रहित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रसार भारती न्यूज सर्विस का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस खबर को हम तक पहुंचाया। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या हैं, इस विषय से संबंधित बात भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में फोन पर हमारे एक विशेषज्ञ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, तो हम जानेंगे कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का जो लोकार्पण, जो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75 जिलों में किया गया है, 75 डीबी यूनिट्स, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या लाभ मिलेगा, ये बात हम जानेंगे। हमारे एक विशेषज्ञ हमसे जुड़ेंगे अमित राज जी, अंचल प्रमुख हैं एवं डीजीएम हैं यूको बैंक भोपाल से। यूको बैंक भोपाल से आप अंचल प्रमुख एवं डीजीएम हैं अमित राज जी। हेलो, इनसे संपर्क साधने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में अमित राज जी हमसे जुड़ने वाले हैं, अंचल प्रमुख एवं डीजीएम यूको बैंक भोपाल। जानेंगे, समझेंगे कि कैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो रहेंगी वो हम सब के लिए यूजफुल रहेंगे, हम सब के लिए किस तरह का योगदान उनका रहेगा और क्या उससे हम सबको लाभ मिलेगा। इस विषय पर उनसे हम बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम डीजीएम को। उसके पहले हम जानना चाहेंगे, भानु जी हमारे साथ में है, अजित जी हमारे साथ में। अजित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि चित्रकला के बारे में आपने जो हमें बात बताई है, तो दिल्ली में जब आप ले जाएंगे तो कितने प्रतिभागों को चयनित करके आप दिल्ली ले जाएंगे, और जो ये जूरी मेंबर्स का सिलेक्शन करते हैं आप, वो किस तरह के होते हैं, किस तरह के प्रतिभावान जूरी रहते हैं, कहां से आप लेकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में पारदर्शिता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, एक बहुत बड़ा कारक होता है। हम चूंकि जल विद्युत के एक्सपर्ट हैं, हम पेंटिंग्स की बारीकियों को नहीं समझते हैं, लिहाजा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक गाइडलाइन है जिसके तहत हमें जूरी गठन के लिए स्टेट की जो राज्य शिक्षा केंद्र है उससे रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो अपने यहाँ से शिक्षा से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों को इस कार्य के लिए हमें नियुक्त कर दें, और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके भी एक दो रहते हैं, एक दो लोग उन अधिकारी उनके भी होते हैं। कुल मिलाकर के 5 से 7 लोगों की एक टीम गठित होती है जो कि जूरी का कार्य करती है, और जो पेंटिंग्स प्रदेश भर से हमें प्राप्त होती है उनमें से हम चुन करके 100 लोगों को यहाँ बुलाते हैं भोपाल में, और 100 लोगों में से बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 को हम दिल्ली ले जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ प्रावधान ये है कि 13-10 कंसोलेशन प्राइज भी हम उनको देते हैं, 7,500 रुपये पर श्रेणी पर व्यक्ति देते हैं। लेकिन इन 3 लोगों को ले जाने का, दिल्ली ले जाने का 4 दिन का वहाँ रहना होता है। 12 तारीख को ये प्रोग्राम होता है और 14 तारीख को ये कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण दिवस पर इसका समापन होता है। बातों के दौर को आगे जारी रखेंगे और भी तमाम सारी बातें आपसे होंगी। उसके पहले हमसे अभी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, शायद 5G का युग है, उसके बाद भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। पर अब हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अमित राज जी, अंचल प्रमुख एवं डीजीएम यूको बैंक भोपाल से। अमित राज जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, आप नमस्कार एमपी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल
डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है, डीबीयूज का शुभारंभ किया है 75 जिलों में। सबसे पहले इसके बारे में प्रकाश डालें सर। आजादी के अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जी। इसमें अभी आजादी को 75 साल हुए हैं। इसी पे सिंबलाइज करते हुए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्रधानमंत्री जी ने कल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इनॉग्रेट किया है जी। ये आगे बढ़ता रहेगा जी। ये डिजिटल बैंकिंग ये जो यूनिट है ये एक सेल्फ ऑपरेटेड, माने इसमें जो कस्टमर है वो खुद इसमें डिजिटल बैंकिंग का लाभ उठाता है जी। तो सर जी जी इसके अंतर्गत जो है आप अभी जो फिलहाल शुरू किया गया है ये 75 जिलों में शुरू किया गया है और इससे आगे धीरे धीरे जो है और भी जिलों में किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इससे ये सिर्फ कोई बड़े शहरों में नहीं किया गया है, ये टियर 1 से लेकर टियर 6 जो जगह है, जो जिले हैं, सभी जगह ये किया जाएगा जिससे आम आदमी को नीचे तबके के लोग भी हैं वो भी इसका लाभ उठा। जी सर, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लोकार्पण होने से, इनका शुभारंभ होने से किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी सर, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए हमारे देश में ये चल रहा है कि डिजिटल की ओर हमें अग्रसर होना है जी। इसी में एक ये बहुत बड़ा कदम है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये एक जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये एक अपने आप ये एक यूनिट है जहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट जो होंगे उसको आप खुद जाकर यूज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर एटीएम लगा हुआ है तो आप खुद जाकर के आप एटीएम से पैसा निकाल भी सकते हैं, वहाँ पर आप जमा भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आप खुद ही पासबुक प्रिंटिंग करवा सकते हैं। आपको अगर कुछ खुद भी जो है वहाँ पर अगर अपना कैसे एफडीआर बनवाना है, आरडी करना है, कोई फंड ट्रांसफर करना है, इस तरह की जो भी डिजिटल यूपीआई से पेमेंट करना है, इस तरह की सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर रहेगा जहाँ पर एक कोई बैंक वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर खुद जाकर कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है इसका जितनी लोगों में जानकारी बढ़ेगी लोग खुद ही जाकर अपने आप जब भी इच्छा होगी तो ये डिजिटल बैंकिंग जो है 24/7 खुला रहेगा जी। तो जिसको भी टाइम होगा वो जाकर इसका लाभ उठा। यानी हम कह सकते हैं कि समय की यदि आपके पास में अभाव है तो भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के कारण हमारा समय भी बच सकेगा और लोग बहुत आसानी से सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अमित राज जी हमारे साथ जुड़े थे, अंचल प्रमुख एवं डीजीएम यूको बैंक भोपाल। सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ में साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आज सभी। चलिए एक बार फिर स्टूडियो की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं एक बार फिर हम आपको मिलवा दें, उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ में हैं भानु प्रकाश शर्मा जी, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल से। हम गरीबी उन्मूलन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है गरीबी उन्मूलन दिवस को बनाने की। साथ ही हमारे साथ हमारे एक और बेहद खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं अजय जैन साहब, उप प्रबंधक हैं आप एनएचडीसी में और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित आप एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं। बच्चों के लिए चित्रकला किस तरह से उपयोगी साबित होती है उनके इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, और ऊर्जा दो चीजें हैं सर यहाँ पर, इमेजिनेशन तो बढ़ेगा ही, साथ में ऊर्जा संरक्षण से भी हम अवेयर करवा सकेंगे। तो क्या यही उद्देश्य है इस चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने के पीछे? बिल्कुल सही कहा जी। कहने में ये एक बहुत छोटा शब्द है ऊर्जा संरक्षण, लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए जिस कठिनाई से हमें गुजरना पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल। और विकसित देशों के अंदर ये देखा गया है कि वहाँ के लोग ऊर्जा संरक्षण के प्रति या उस तरह के डिवाइस बनाने के प्रति बहुत जागरूक हैं जो कि ऊर्जा दक्षता को रखते हैं जी। जैसे अब हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम लग गया है ऊर्जा दक्षता के नाम पे कि जैसे अगर हम घर से सारे कोई भी कमरे में नहीं है तो अपने आप वो एसी बंद हो जाए जी। आपने अभी कुछ दिन पहले सरकार की एक योजना देखी होगी जिसमें उसने साधारण बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल दिया था। जी बिल्कुल। ये एलईडी बल्बों पर लगने वाला जो खर्च है ये बहुत कम है इस चीज के लिए कि ऊर्जा की आवश्यकता की जितनी जरूरत थी उसको उसने कम कर दिया। बिल्कुल। इसे इस रूप में समझा जा सकता है। हमारा तो एक छोटा सा एक प्रयास है कि हम स्कूली बच्चों में इस तरह के संस्कार डाल पाए कि वो ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझें। यानी यदि हम शुरुआत में ही बच्चों में इस तरह का बीजारोपण करेंगे, उन्हें उसकी महत्ता को समझाएंगे, तो बड़े जाकर बड़े में निश्चित तौर पर हमारा यही उद्देश्य है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय का भी यही उद्देश्य है कि बच्चों में इस तरह की भावनाओं को, आदतों को अभी से बीजारोपित करना, जिसके लिए कार्यक्रम 3 स्तरों पे होता है।
तीनों स्तरों पर उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो अपनी कल्पना शक्ति को कागज पे उकेरें और अच्छे से इनाम पाएं। साथ ही साथ अभिभावकों में भी इस तरह की जागरूकता पैदा हो, ये हमारा मूल कई उद्देश्य बार है। सर ऐसा देखा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण या कुछ और दूसरी परेशानियों के कारण बहुत ज्यादा लॉस भी होता है ऊर्जा का, जी जी, मतलब जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद भी हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। उसके पीछे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं उन कारणों पे नहीं जा करके इस प्रतियोगिता पर अपने आप को सीमित इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत विस्तृत विषय है जी। लेकिन बच्चों में इस चित्रकला प्रतियोगिता के लिहाज से हम उनको क्या क्या सुविधाएं देते हैं, क्या क्या करते हैं, मैं वो एक बात उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 चरणों में ये प्रतियोगिता होती है। स्कूली स्तर पर ये प्रतियोगिताएं स्कूल में आयोजित होती हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर ये प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होती हैं और इसके बाद ये दिल्ली में आयोजित होती है। क्या सर इस तरह की चीजें भी सुनने में आ रही हैं कि अंडरग्राउंड हो रही हैं ये सारी फैसिलिटी, जो बिजली की यदि हम बात करते हैं तो अंडरग्राउंड ये सारे सिस्टम्स हो रहे हैं, तो क्या भोपाल में भी इस तरह की चीजें लागू होने वाली हैं? मैंने बताया मैम, हम बिजली उत्पादक हैं जी। बिजली के वितरण की व्यवस्था देखने वाली एक दूसरी संस्था है जी। हमारा मूल रूप से बिजली उत्पादन होने के बाद भी हम ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने आपसे ये प्रश्न रखा, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता है कि ऊर्जा बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी होती है, विभाग दूसरा होता है, ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला दूसरा विभाग होता है, ऊर्जा संरक्षण की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा विभाग होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन हमें आपसे पूछने होते हैं ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही है कि लोग ऊर्जा के महत्व को इस रूप में नहीं समझते कि अगर उनको बिजली मिल रही है तो वो बिजली को बेतासा यूज करते हैं, उसका अपव्यय करते हैं जी। लेकिन जिस व्यक्ति को देश के जिस हिस्से में बिजली के 24 घंटे की आपूर्ति नहीं है, वो ही इस बात को समझ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का महत्व कितना होता है। क्योंकि ऊर्जा का स्टोरेज नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है और उसका उपयोग कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में करना होता है जी। तो हम लोगों को ये चाहिए कि सभी अपने जरूरत के हिसाब से ही बिजली का उपयोग करें। बाकी बिजली का जहां उपयोग ना हो तो इस तरह के स्विचेज, इस तरह की फैसिलिटीज हम यूज करें जिससे कि बिजली का अपव्यय ना हो। जी। अजय जैन जी, यानी जो आप ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला का आयोजन करते हैं उसकी क्या कोई थीम होती है? जी जी, इस वर्ष की थीम क्या है? जी जी, हमारी थीम, हमने इसके विषय रखे हुए हैं जो हमें BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार से प्राप्त होते हैं। स्कूल लेवल पर देशभक्ति का दिया जलाएं, देश के लिए बिजली बचाएं। बहुत बढ़िया जी। मूल रूप से ये ऊर्जा संरक्षण से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन इसमें लोगों की, बच्चों की क्रिएटिविटी हम देखते हैं, इमेजिनेशन पावर हम देखना चाहते हैं। जी। चलो सपनों का संचार बनाएं, बिजली बनाने के नियम बनाएं। ये हमारी कैटेगरी ए जो क्लास 5 से लेकर के क्लास 7 तक के लिए होती है। 8, 9, 10 ये सीनियर बच्चों के लिए हमने जो इस साल के विषय रखे हैं उनमें आओ अपना भविष्य लिखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करें। जी। दूसरा एक विषय है आओ उठो हम फर्ज निभाएं, देश के लिए ऊर्जा बचाएं। जी। मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण के ही महत्व को देते हुए हमने इन सब्जेक्टों को लिखा है। इन पर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी, कोई स्कूल या कोई व्यक्तिगत बच्चा इन पर अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से चित्र बनाता है तो वो हमारी BEE की साइट पर इनको अपलोड कर सकता है। हम उन्हें, अगर वो अच्छी पाई गई जूरी मेंबर्स के द्वारा, तो हम उन्हें भोपाल में आमंत्रित करेंगे और अगर वो उनका मौका लगा तो हम मध्य प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उन्हें दिल्ली भी ले जाएंगे। जी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर होती है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है BEE-student.in नाम की एक वेबसाइट है, उसमें जाएं, स्कूल की लिहाज से अपने आप को अगर रजिस्टर्ड करना है तो वो बटन दबाएं, या आप इंडिविजुअल तौर पर भी अगर करना चाहें तो वो बटन दबाएं। BEE-student.award.in। जी। इस पर जाने के बाद वहां पर वो एक सामान्य जानकारी पूछता है, कौन सा स्कूल है, कहां पर है, कौन से प्रदेश से आता है, आप प्रतियोगिता करा रहे हैं, उसमें दोनों ग्रुपों के लिए करा रहे हैं, एक ग्रुप के लिए करा रहे हैं, तो वो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन बच्चे को इंडिविजुअल कराना होता है या विद्यालय उसका रजिस्ट्रेशन कराता है? दोनों तरह की ये फैसिलिटी है। मूल रूप से इसका ध्येय ये है कि कोई भी बच्चा, कोई भी कल्पनाशील व्यक्ति, कोई भी टैलेंटेड व्यक्ति पेंटिंग में, वो पीछे ना छूटे। जी। और बहुत से स्कूल यदि इस तरह की उसमें भाग भी नहीं लेते हैं तो बच्चा ले सकता है।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सरकारी इस तरह के कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं उसमें बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो स्कूल्स हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे आते हैं, वो एंटरटेन नहीं करते इन सारी चीजों के लिए। जी। वो ये मानकर चलते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस तरह की चीजें, तो क्या बाकी स्कूल्स के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, आपने ये सवाल तो ठीक पूछा है, लेकिन जो हमारे अनुभव पिछले बार से रहे हैं उनमें जो स्कूल जो जीतते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं। सर, विडंबना ये है कि कई बार बहुत से स्कूल ही एंटरटेन नहीं करते। बिल्कुल बच्चे चाहते हैं पर स्कूल एंटरटेन नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि बच्चे इंडिविजुअल तौर पे भी अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है जी। और अगर वो रजिस्टर्ड कराने में यदि कोई दिक्कत है तो वो अपनी पेंटिंग को बना करके 31 अक्टूबर से पहले हमारे कार्यालय में भिजवा सकता है। उसका एड्रेस उसमें लिखा हुआ BEE की साइट पर, या मैं बता देता हूँ, अजीत कुमार जैन, NHDC लिमिटेड, श्यामला हिल्स, भोपाल 462003। जी। 31 तारीख से पहले जो भी हमें पेंटिंग प्राप्त हो जाएंगी हम सभी को इसके लिए अधिकृत मानेंगे और उन्हीं में से चुनाव किया जाएगा। उसके लिए क्या कोई आयु वर्ग भी निर्धारित किया गया है कि इतनी उम्र के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किन किन आपने वर्गों में डिवाइड किया गया है? इस बात पे हम आएंगे कुछ देर के बाद। अभी हम लौटेंगे, भानु प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं सर। तो सर हम चाहेंगे, एक बार हमारी बातें कुछ छूट गई थी पिछली, उन पर ही हम चाहेंगे कि कुछ और आप प्रकाश डालें। आज के इस माध्यम का लाभ उपभोक्ता के हित में लेना चाहूँगा, कुछ ये उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा। आपने जैसे प्रश्न पूछा था कि 1947 से आज तक हम गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, पहले और अब में क्या अंतर है? जी। पहले हमारी व्यवस्था शासन उन्मुख थी, मतलब शासन जो कर रहा था, डिलीवर कर रहा था, वह समझ में आ रहा था। अब हमसे जब बात करते हैं तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता को प्रधानता दी है। उपभोक्ता खुद अपना निर्णय करे। किसी भी व्यवस्था में जो उपभोक्ता है, जो बेनिफिशियरी, यदि वो खुद निर्णायक होगा तो व्यवस्था ज़्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट होगी जी, बनस्पत प्रशासकीय इंटरवेंशन के। इसके लिए भारत सरकार, अभी आपने कोविड का ये क्वेश्चन आए थे कलर का कि फ्री का राशन बंट रहा है। बिल्कुल। कोविड का हमारा एक्सपीरियंस ये था कि कई मजदूर को दूसरी जगहों पर थे और उनको राशन नहीं मिल पा रहा था, भूख से परेशान थे, तमाम सारी समस्याएं आई। तो भारत सरकार ने उसमें एक इनोवेशन किया, टोटल पीडीएस सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड पर भारत सरकार ने काम किया है जी। वन नेशन वन राशन कार्ड का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष का जिसका NFSA में रजिस्ट्रेशन है, वो भारत के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ से MP से चले और तमिलनाडु में जाके फंस गए तो हमें खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो हम भूखों मर जाएंगे, वहाँ भी हम राशन ले सकते। पहला हमने एक व्यवस्था भारत सरकार ने यह की। दूसरी चीज़, व्यवस्थाओं में सामान्यतः देखा जाता है कि जो लोग हैं डिलीवर करने वाले लोग, उनकी मोनोपोली होती है, उनके कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं जो व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके लिए भी एक फैसिलिटी दी गई कि जैसे राशन दुकान है, कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर राशन दुकान से ही राशन ले, यह अनिवार्य नहीं है जी जी। वो जहाँ मर्जी आए, जिस दुकान पे चाहे वहाँ राशन ले सकता है। सर, बातें बहुत सारी हैं, समय का अभाव है, इसलिए आपके को हम फिर से सुनना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर कभी हम आपको बुलाएंगे और सुनेंगे। चलते चलते आइए कुछ नजर डाल लेते हैं अखबार की सुर्खियों पर। कुछ अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ, पुनर्जागरण का क्षण, माननीय अमित शाह जी के विचार, देश के बेहतर अड्डों में अमित शामिल होगा ग्वालियर एयरपोर्ट, माननीय अमित शाह जी का कहना है। जलापूर्ति, गैस और सीवेज की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोद दी 1200 किलोमीटर की सड़क, पिंजरे में कैद हुआ मैनेट परिसर में घुसा बाघ, STR के जंगल में छिपे हुए हैं बाघ। कोरोना के बाद घरों में बड़ी तकरार, हर दिन बिखर रहे हैं परिवार, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सागर और इंदौर सहित देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें शुरू, पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक होगा आसान। अध्यक्ष का चुनाव आज, थरूर पर भारी खड़गे। ये न्यूज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हिंदी में भी होगी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल की पढ़ाई। राज एक्सप्रेस के न्यूज है, भोपाल में 14 दिन बाद पकड़ा गया मैनेट में घूम रहा टाइगर। सूदखोर के इशारे पर पुलिसकर्मी ने कर्जदार को थाने में बुरी तरह पीटा, अधिकारियों ने किया निलंबित। बाजार में दवा बने रहने के आसार, रियल एस्टेट के निजी इक्विटी में भारी गिरावट।
भारतीय रुपए का प्रदर्शन मजबूत। मातृभाषा की बात दिल तक जाती है, दूसरी भाषा की बात दिमाग तक। और आइए दैनिक भास्कर क्या कह रहा है, कुछ अखबारें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आईआईटी, आईआईएम की पढ़ाई और रिसर्च भी हिंदी में होगी, माननीय अमित शाह जी ने कहा है। भारत में बना दुनिया का पहला रडार एवलॉन्च से बचाएगा। बेहद ऊंचाई वाली बर्फीली चोटियों की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। चीन चित अब 40% लाइटिंग देसी यानी स्वदेशी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में पहली बार अपने आप बाघ पिंजरे में कैद, ये दैनिक भास्कर ने खबर करने का प्रयास किया है। और एक दुखद खबर भी रही कि एक्ट्रेस वैशाली ने फांसी लगाई, शादीशुदा दोस्त से थी परेशान। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए निकाली गई रैली, ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए रैली निकालकर लोगों को अवेयर किया गया। वंदे भारत को 130 से दौड़ाने का टारगेट, 121 की रफ्तार पर इंजन पर ट्रायल। कृषि क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बना गुजरात। ओंकारेश्वर में 11 साल के शंकराचार्य की पहली मूर्ति लगेगी, लिफ्ट और सीढ़ियों में होंगे दर्शन। स्पोर्ट्स की यदि हम बात करते हैं तो हैदराबाद के तिलक का लगातार चौथा अर्धशतक। 29 दिन में 2 गोल्ड जीतने वाली आशा किरण के घर में नहीं है बिजली पानी, मां को मेडल की जानकारी पड़ोसी ने दी थी। भोपाल की एकता ने एशियन एथलेटिक्स में जीता सिल्वर, शुरुआत बास्केटबॉल से की थी। केवी स्पोर्ट्स वॉलीबॉल में भोपाल की लड़कियां जीती। और इस तरह से कुछ खबरें भी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया गया। नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए थे आप। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज शाम 8 बजे इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे साथ हमारे जो मेहमान थे, भानु प्रकाश शर्मा जी, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल से, साथ ही अजित कुमार जैन साहब, उप प्रबंधक एनएचडीसी। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियोज में सभी दर्शकों का। साथ ही कार्यक्रम नमस्कार एमपी देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हमारा हमेशा देखते रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का अभिवादन। नमस्कार। नमस्कार।